Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fazil 2 Model College for Girls. Assalamu alaikum students. Class 6. Today is our 10th lecture of computer. In today's lecture we are going to start with the topic that is arithmetic and logic operations. Students, हमने previous lecture में डिस्कस किया था ALU को, जो कि है हमारे पास ALU stands for अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, आज हम उन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जब हम एक टास्क देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को एक न्यूमेरिक टास्क पर प्रोवाइड करने के बाद उस टास्क के ऊपर जो ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। Start with arithmetic operations. The arithmetic and logic unit performs the following for arithmetic operations. हमारे पास यहाँ पे arithmetic and logical operations में हमारे पास दो operations की बात की गई, एक arithmetic operations and the second one is logical operations. हम start कर रहे हैं arithmetic operations के साथ और जिसमें हमारे पास 4 arithmetic operations यूज़ किए जाते हैं: addition, subtraction, multiplication and division. Logical operations. The logical operation, as the name suggests, perform all the operations related to comparisons. Comparison से related जितने भी operations होते हैं वो logical operations में perform किए जाते हैं. The ALU is capable of computing all the numeric and alphanumeric characters. ALU रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी हमारे पास नंबर्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आते हैं उनके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो ALU परफॉर्म करता है। आफ्टर द कंपैरिजन के बाद द कंप्यूटर टेक्स द रिक्वायर्ड एक्शन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन का जो रिज़ल्ट होता है कंप्यूटर जो है वो आगे फर्दर उसको डिस्प्ले करने के लिए उसको आगे आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करता है। आफ्टर कंपैरिजन मीन्स कंपैरिजन का जो भी रिज़ल्ट होता है वो फिर फर्दर आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस. द ALU कैन टेस्ट द फॉलोइंग लॉजिकल कंडीशंस. ALU जो है लॉजिकल कंडीशंस कुछ अप्लाई करता है बिटवीन वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट लॉजिकल कंडीशंस अप्लाई करता है, जिसमें फर्स्ट वन है इक्वल्स टू, सेकंड वन इज़ नॉट इक्वल्स टू, थर्ड वन इज़ ग्रेटर देन, द फोर्थ वन इज़ लेस देन, fifth one is greater than or equal to and the sixth one is less than or equals to. अब हम इनको वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करते हैं। Equal to condition. In this operation determines whether the two values are equal to each other. ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस में हम जो इक्वल टू कंडीशन की बात कर रहे हैं इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं क्या वो एक दूसरे से इक्वल हैं। To illustrate, if the number of viewers in a cinema hall are equal to the number of seats in it, the hall is full. अब इस equals to condition को explain करने के लिए, illustrate करने के लिए हम एक example से समझते हैं कि एक हमारे पास हॉल है और उस हॉल में हमारे पास कुछ number of seats हैं और हमने उसको चेक करना है कि जो नंबर ऑफ़ व्यूवर्स आए हैं जिन्होंने मूवी देखनी है, क्या नंबर ऑफ़ व्यूवर्स जो हैं वो इक्वल्स टू हैं नंबर ऑफ़ सीट्स इन हॉल। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ़ व्यूवर्स भी 60 हैं और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स भी हॉल में 60 हैं तो 60 इक्वल्स टू 60 विच मीन्स द हॉल इज़ फुल। तो ये इक्वल्स टू कंडीशन हमारी का मतलब ये होता है कि जब दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल्स हों और जिसमें हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ़ व्यूवर्स अगर इक्वल है नंबर ऑफ़ सीट्स के तो उसका मतलब ये है कि हॉल इज़ फुल। Not equal to condition. This operation determines whether one value is not equal to the other value. इस ऑपरेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो वन वैल्यू है वो अदर वैल्यू से इक्वल नहीं है। To illustrate, if the number of viewers in a cinema hall are not equal to the number of seats in it, the hall still has a spare capacity. It's not full. अब नॉट इक्वल्स कंडीशन में हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल्स नहीं है। इसी तरह हमने बात की थी सिनेमा हॉल की जिसमें नंबर ऑफ़ व्यूवर्स हमने बात की थी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ सीट्स होंगे तो वो हॉल इज़ फुल होगा। तो अब जो हमारे पास कंडीशन आई है वो नॉट इक्वल्स टू आई है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ व्यूवर्स हैं वो इक्वल्स टू नहीं है नंबर ऑफ़
सीट्स के, जिसकी वजह से हॉल जो है वो अभी भी स्टिल उसके अंदर कैपेसिटी है और हॉल अभी फुल नहीं है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ व्यूवर्स जो मूवी देखने आए हैं वो 50 हैं और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हॉल में वो 60 हैं, तो 50 इज़ नॉट इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे पास एग्जांपल है नॉट इक्वल्स टू कंडीशन की। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू इलस्ट्रेट, इफ़ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 फीट ही विल नॉट बी एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। एक और एग्जांपल में हमें बता रहे हैं कि अगर एक पर्सन की हाइट 4 फीट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा कार ड्राइव करने के लिए। सो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। Next condition is greater than condition. This operation determines whether one value is greater than the other value. इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू जो होती है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। टू इलस्ट्रेट, इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर दैन 12 ईयर्स ही इज़ अलाउड टू वॉच अ मूवी। अगर एक बच्चा है उसकी एज 12 साल से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो मूवी देख सकता है। लेस देन कंडीशन, दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज़ लेस देन द अदर वैल्यू। इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि जो वन वैल्यू होती है वो दूसरी वैल्यू से लेस देन होती है, मतलब एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से कम होती है। टू इलस्ट्रेट, इफ़ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ लेस देन 4 फीट ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। अब हमारे पास जो एग्जांपल है लेस देन कंडीशन में, इसमें एक पर्सन है उसकी हाइट अगर 4 फीट से कम है तो इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल नहीं है, वो ड्राइव नहीं कर सकता कार को। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कंडीशन, ये हमारे पास इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेशन कंडीशन आ जाती है और एक हमारे पास इक्वल्स टू कंडीशन आ जाती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसको हम जो है अगर फॉलो करेंगे। दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द अदर वैल्यू। इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू या तो दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन हो सकती है या उसके इक्वल्स टू हो सकती है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। टू इलस्ट्रेट, इफ़ द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 फीट ही इज़ एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि अगर एक पर्सन की हाइट जो है वो 4 फीट से ज़्यादा है या 4 फीट के इक्वल है तो वो पर्सन जो है वो कार को ड्राइव कर सकता है। लेस देन और इक्वल्स टू कंडीशन, दिस ऑपरेशन डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू द अदर वैल्यू। इस ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि जो वन वैल्यू है वो अदर वैल्यू से या तो लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी, उसकी इक्वल होगी। टू इलस्ट्रेट, इफ़ द एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ लेस देन और इक्वल टू 11 ईयर ही इज़ नॉट अलाउड टू वॉच अ मूवी। अब एक बच्चा है उसकी एज अगर 11 साल है या 11 साल के से कम है तो वह बच्चा मूवी नहीं देख सकता। कंट्रोल यूनिट, the control unit of microprocessor controls and directs the operation of the entire computer system. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोप्रोसेसर जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और जिसके हमने देखा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और माइक्रोप्रोसेसर का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। तो माइक्रोप्रोसेसर का जो कंट्रोल यूनिट है वो तमाम कंप्यूटर सिस्टम के इंटायर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। Ordering input device to feed data into storage unit, telling ALU what to do once some data is received, and sending final results, not intermediate ones, to the output device are all major roles performed by the control unit. अब कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम के इंटायर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो इनपुट डिवाइस को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि वो डाटा जो है जो उसके पास इनपुट डिवाइस के पास जो डाटा रिसीव हुआ है वो डाटा जो है आगे स्टोरेज यूनिट को ट्रांसफ़र करे और देन ALU को ये ऑर्डर करेगा कि वो जब डाटा रिसीव हो जाए तो उस डाटा के ऊपर सम टास्क परफॉर्म करे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे और उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करे। इंटरमीडिएट वंस का मतलब ये है कि जो दरमियाना रिज़ल्ट आया है वो नहीं, जो हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आया है वो आउटपुट डिवाइस पे रिज़ल्ट करे।
डिस्प्ले करे। ये तमाम काम हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। मींस कि इनपुट डिवाइस जो है वो डाटा स्टोरेज यूनिट को प्रोवाइड करती है, ALU उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है, देन जो फाइनल रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तमाम काम हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। When a program is executed, the control unit gets the instruction from the program, stores in RAM, and after interpreting those instructions, command the ALU to execute them. अब हमारा जो कंप्यूटर है में जो कंट्रोल यूनिट है, जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उस टाइम कंट्रोल यूनिट रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, वो कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे प्रोवाइड करता है ALU को कमांड देता है कि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे। किस तरह की सीक्वेंस के साथ वो हमारा कंट्रोल यूनिट गाइड करता है हमारा ALU को। स्टूडेंट्स, फॉर योर होमवर्क एक्टिविटी यू हैव टू राइट क्वेश्चन व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट ऑन योर नोटबुक। जो क्वेश्चन हमने आज ये कंट्रोल यूनिट को आज जो हमने डिस्कस किया है, यही आपने आंसर जो है कंट्रोल यूनिट का आंसर आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। देन क्वेश्चन कंपेयर एनी फोर कंडीशन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेशन। ये इसमें जो हमने आज कंपैरिजन ऑपरेशंस पढ़े हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं, उनमें से कोई से भी 4 कंडीशंस जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। स्टूडेंट, revise this lecture and also write these 2 questions on your notebook. Thank you. Have a nice day.